अस्सलाम वालेकुम। अब है क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ पार्टनरशिप डिसोल्यूशन। देख लेते हैं। X, Y and Z were partners sharing profit and loss in the ratio of 3:1 respectively. They decided to dissolve the firm on December 31st, 2012. Just before liquidation, the balance sheet was as follows. X, Y and Z जो वो पार्टनर्स थे, प्रॉफिट और लॉस की जो शेयरिंग करते थे वो इस रेशियो से करते थे एंड 31 दिसंबर को वो डिसाइड करते हैं कि पार्टनरशिप जो है वो लिक्विडेट मतलब हो जाए या डिसोल्यूशन। ठीक है, लिक्विडेशन के नाम से है या डिसोल्यूशन के नाम से है वो एक ही बात होगी। ठीक है, सो उन्होंने डिसाइड करा कि अपनी पार्टनरशिप को लिक्विडेट कर देते हैं। किस डेट पे? 31 दिसंबर 2012 को। लिक्विडेशन से पहले की बैलेंस शीट ये शो हो रही है, कैश है, अदर एसेट्स मिसिंग है, इक्विटी साइड पे अकाउंट पेबल है, एक्स कैपिटल है, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल है, लेकिन टोटल इक्विटीज मिसिंग है। ये तो देखिए हम इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक अकाउंट पेबल भी है हमारे पास और तीनों कैपिटल भी है। हम सबको प्लस करेंगे, हमें टोटल इक्विटीज पता चल जाएंगी, लेकिन अदर एसेट को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अदर एसेट्स वर सोल्ड फॉर ₹4,60,000 कैश। अदर एसेट जो है वो सोल्ड हुए हैं 4,60,000 के, लेकिन हमें एक्चुअली नहीं पता कि अदर एसेट हैं कितने के, बस ये पता है कि सोल्ड जो है वो 4,60,000 को हैं। लायबिलिटीज वर पेड टू फुल। लायबिलिटीज जो है वो पे हो गई हैं फुल। द रिमेनिंग कैश वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। रिमेनिंग कैश जो वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पार्टनर्स में। रिक्वायर्ड प्रीपेड नेसेसरी एंट्रीज फॉर लिक्विडेशन ऑफ फर्म इन जनरल। वही जो यूजुअली होती है, रिक्वायर्ड जनरल एंट्रीज बनानी है। सो सबसे पहले हमने कैलकुलेट करा है टोटल इक्विटीज एंड अदर एसेट्स, फिर जाके हम एंट्रीज पर आएंगे, क्योंकि एंट्रीज में हम जो अदर एसेट सोल्ड की एंट्री बनाएंगे उसमें हमें पता होना चाहिए कि अदर एसेट हैं कितने के। सो वो तो हमें पता ही नहीं, तो हम कैलकुलेट करेंगे। और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब हमें टोटल इक्विटीज पता होंगी। सबसे पहले हमने कैलकुलेट करा टोटल इक्विटीज। टोटल इक्विटीज के लिए जो भी इक्विटी साइड पे था, अकाउंट पेबल्स एंड 3 पार्टनर्स के जो कैपिटल्स थे उन सबको हम ऐड कर देंगे। अकाउंट पेबल, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल एंड जेड कैपिटल, इन सबको जो हमने प्लस किया, सो हमारे पास टोटल इक्विटीज आई 8,40,000 की। तो हमने एक वर्डिंग लिखी कि टोटल इक्विटीज इज ₹8,40,000, देयरफॉर टोटल एसेट्स इज ₹8,40,000। इसका मतलब ये है कि जब टोटल इक्विटीज 8,40,000 की हैं, इसीलिए टोटल एसेट्स भी कितना है? उतने ही हुए, क्योंकि टोटल एसेट जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमारी ये दोनों साइड क्या होती है? सेम। जब टोटल इक्विटीज 8,40,000 हैं तो टोटल एसेट्स भी हमारे 8,40,000 के ही होंगे। ठीक है, सो हमने ये वर्डिंग लिखी। उसके बाद फिर हमने कैलकुलेट करा टोटल अदर एसेट्स। ठीक है, अदर एसेट्स हमें कैसे पता चलेंगे कि देखें, एसेट साइड्स पे हमारे पास कैश है, अदर एसेट नहीं है और टोटल एसेट्स भी नहीं है, लेकिन हमें ये वाली वैल्यू पता चल गई। तो हमने देखा भाई कैश और उसमें हमने अदर एसेट को प्लस किया होगा, तो हमारे पास टोटल एसेट्स कितने आएंगे? 8,40,000 के। अब हमें कैश पता है और हमें टोटल एसेट्स पता है, हमें अदर एसेट्स नहीं पता। वो बहुत ईजिली हम जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे कि टोटल एसेट्स जो है वो 8,40,000 के हैं। लेस कर दिया हमने कैश 1,40,000 का। जब हमने इसको लेस किया तो हमारे पास अदर एसेट्स आए 7 लाख के। ठीक है, जब हमारे पास टोटल एसेट्स हों और एसेट साइड्स पे जो कैश है वो भी हमारे पास हो, तो हम जो है वो ईजिली अदर एसेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में माइनस कर लिया, इसलिए हमें सबसे पहले टोटल एसेट्स पता होने चाहिए थे। ये कैसे पता लगे? जब हमने टोटल इक्विटीज़ को ऐड किया, सो हमारे पास टोटल इक्विटीज़ आई 8,40,000 की। सो अदर एसेट, वो जो टोटल एसेट्स हैं वो भी 8,40,000 के हुए। हमने क्या करा? टोटल एसेट्स में से कैश को माइनस कर दिया, अदर एसेट आ गए हमारे पास 7 लाख के। अब जो भी मिसिंग आइटम्स थे बैलेंस शीट में वो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब इजीली हम जनरल एंट्रीज बना सकते हैं। जनरल एंट्रीज के लिए कॉलम्स वगैरह ड्रॉ करें। सबसे पहले अदर एसेट की एंट्री बनेगी जो सोल्ड हुए हैं। नंबर 1 एंट्री, अदर एसेट्स क्रेडिट साइड पे जाएंगे 7 लाख के। अदर एसेट्स जो थे वो 7 लाख के थे, लेकिन हमारे पास कैश कितना आया है? 4,60,000 का। हमारे पास जो कैश आया है वो 4,60,000 का आया है। अदर एसेट्स वर सोल्ड फॉर ₹4,60,000। तो हमने देखा कि कैश हमारे पास 4,60,000 का है, अदर एसेट जो थे वो 7 लाख के थे, तो यहाँ पर जो है वो लॉस हो गया है 2,40,000 का। लॉस अगर होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड पर आता है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड पर हमने करके 2,40,000 भी डेबिट साइड पे लिख दिए, और यहाँ पे कंपटीशन शो कर देगा कि 7 लाख के जो है वो अदर एसेट्स थे, लेकिन 4,60,000 के गए। 2,40,000 का हमें यहाँ पे लॉस हो गया। लॉस
डेबिट साइड पर शो होता है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट भी डेबिट साइड पे शो होगा। एंड नरेशन पास कर देंगे टू रिकॉर्ड सोल्ड अदर एसेट्स। सेकेंड एंट्री हम बनाएंगे अकाउंट पेबल की। अकाउंट पेबल अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में फुल पे हुआ है, लायबिलिटीज वर पेड टू फुल। सो हमने जो सिंपल एंट्री होती है लायबिलिटी पे की कि अकाउंट पेबल डेबिट होता है, कैश क्रेडिट होता है। अकाउंट पेबल था कितना, बैलेंस शीट में हम देख लेते हैं 1,20,000 का अकाउंट पेबल था। हमने इसी एंट्री पास कर दी 1,20,000 से। टू रिकॉर्ड पे अकाउंट पेबल। थर्ड एंट्री, अब थर्ड एंट्री जो थी वो हम वो डिस्ट्रीब्यूशन की बनाएंगे जो इनको लॉस हुआ था 2,40,000 का। 2,40,000 रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड पे था, जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा 2,40,000 से। फिर यहाँ हमने एक्स कैपिटल लिखा, वाई कैपिटल लिखा एंड जेड कैपिटल लिखा। हम यहाँ पे देखेंगे कि इनके रेशियो क्या थे। इनके रेशियो थे 3:1। यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन कर देती हूँ रेशियो के लिए कि 3:2+1 3:1 रेशियो था। और ये कट भी नहीं रहा है क्योंकि कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 3:1 आए एक साथ, ठीक है। तो ये हम प्लस कर देंगे, 3:2 होगा 5, 5 1 6, तो ये हो गया 6। तो x का जो रेशियो है वो 3/6 है, y का जो रेशियो है वो 2/6 है एंड z का जो रेशियो है वो 1/6 है। अब हम 1 बाय 1 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे लॉस। 2,40,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x के रेशियो से। x का रेशियो था हमारे पास 3/6। 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6, x के पास जो लॉस आ गया वो 1,20,000 का आ गया। y का रेशियो था 2/6, 2,40,000 को मल्टीप्लाई करा 2 से, डिवाइड करा 6 से, ये y का लॉस आ गया। फिर z का जो रेशियो था 1/6, 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, ये y के पास लॉस आ गया 40,000 का। टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। अब लास्ट एंट्री किसकी होती है, डिसोल्यूशन की, अवेलेबल कैश की। तो देखेंगे कि इनके पास इतनी अमाउंट है कि घर लेके जा सकते हैं या इनको कमी हो रही है अमाउंट की। तो देखा जाए तो एक्स का कैपिटल था 3,60,000, एक्स का कैपिटल था 3,60,000 और एक्स को जो लॉस हुआ है वो 1,20,000 का। देखें जो डिफिशियंसी होती है ना, मतलब जो अमाउंट की नीड होती है आगे चलके, वो उसी सिचुएशन में होगी जब इनको लॉस होगा, ठीक है। जब अदर एसेट जो हैं वो ऐसे सेल हो रहे होंगे कि उस पर लॉस हो रहा होगा कि अदर एसेट ज़्यादा के हैं और कम के गए, ठीक है। कभी भी डिफिशियंसी जो है वो उस सिचुएशन में नहीं होगी जब उनको प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। ज़्यादातर नहीं, मतलब हमेशा जो है वो डिफिशियंसी जब भी जो यहाँ पर क्रिएट होगी जब उनको लॉस होगा और उनको जो है अमाउंट की नीड होगी। तो हमेशा जो लॉस है, जो अदर एसेट वगैरह हो, अकाउंट पेबल हो, उसमें जो रियलाइजेशन अकाउंट आता है उसमें जो लॉस आता है वो हमेशा कैपिटल से जो है वो कमी होना चाहिए। अगर कैपिटल से ज़्यादा है तो फिर उनको कमी होगी। अब देखा जाए तो एक्स का कैपिटल 3,60,000 का था, लेकिन एक्स को जो लॉस हुआ वो 1,20,000 का है, मतलब कम हुआ है। तो उनको किसी अमाउंट की नीड नहीं है, आसानी से अपने जो है कैपिटल से वो लॉस निकाल सकते हैं। फिर वाई का अगर देखें तो वाई का जो कैपिटल था वो 2,40,000 का था, ठीक है। 2,40,000, इनका लॉस भी कम हुआ 80,000 का, तो ये भी आसानी से लॉस को अपने कैपिटल से निकाल सकते हैं। फिर जेड का कैपिटल देखा तो 1,20,000 का था और जेड को भी जो है वो लॉस कम ही हुआ है, आसानी से अपने कैपिटल से लॉस को लेस कर सकते हैं। सो एक्स, वाई एंड जेड तीनों के कैपिटल जो है डेबिट साइड पर आएंगे क्योंकि इन तीनों के पास जो है ऐसी अमाउंट्स हैं जो घर लेकर जा सकते हैं और कैश क्रेडिट होगा। अब हमें अमाउंट्स नहीं पता कि कितनी कितनी जो है वो लेके जा रहे हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इनके जो वो एक्चुअल कैपिटल लिखेंगे और जितना भी लॉस होगा उसको माइनस कर देंगे। 3,60,000 का एक्स का कैपिटल था, 1,20,000 का लॉस हुआ, अभी भी 2,40,000 बच रहे हैं, रिमेनिंग अमाउंट है, यहाँ पे डेबिट साइड पर आ जाएगी। 2,40,000 का वाई का कैपिटल था, इनको लॉस जो हुआ 80,000 का हुआ, 1,60,000 इनकी रिमेनिंग अमाउंट है। जेड का कैपिटल 1,20,000 का था, 40,000 का इनको लॉस हुआ, 80,000 इनकी रिमेनिंग अमाउंट है। 2,40,000 प्लस 1,60,000 प्लस 80,000, ये टोटल कैश हो गया 4,80,000। ये अवेलेबल कैश है जो तीन पार्टनर्स जो है वो अपने घर लेकर जा रहे हैं। सो यहाँ पे नरेशन पास कर देंगे टू रिकॉर्ड लिक्विडेशन या टू रिकॉर्ड डिसोल्यूशन, मर्जी आप लोग दोनों में से कोई भी एक नेम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्स में भी अलग अलग नेम से आ सकता है, डिसोल्यूशन के कभी नाम से आता है क्वेश्चन या कभी लिक्विडेशन के नाम से आता है। सो ये 4 एंट्रीज थी क्वेश्चन नंबर 7 में। बस जो भी मिसिंग आइटम्स हो ना उनको पहले कैलकुलेट कर लिएगा, फिर जाके रिक्वायरमेंट पर आया करें। तो इसलिए हमने क्या करा कि सबसे पहले हमने अदर एसेट वगैरह को कैलकुलेट करा। अदर एसेट के लिए मुझे टोटल इक्विटीज़ भी चाहिए थी। क्वेश्चन मार्क जब भी हो वो आपने खुद कैलकुलेट करना,
ठीक है। इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको रिक्वायरमेंट में नहीं दी जाएगी, मतलब रिक्वायरमेंट में ये भी नहीं बताया जाएगा कि इसको कैलकुलेट करना है या नहीं करना। जैसे कि यहाँ पे रिक्वायर्ड में ऐसा कुछ कहा कि जो है टोटल इक्विटीज़ कैलकुलेट करें या अदर एसेट कैलकुलेट करें, नहीं, तो हम चाहते तो उसको स्किप कर देते, हम नहीं करते। लेकिन अगर देखें तो अदर एसेट की जो हम एंट्री बनाएंगे उसमें तो हमें पता होनी चाहिए कि अदर एसेट बैलेंस शीट में कितने हैं, तो इसीलिए हमने पहले टोटल इक्विटीज़ कैलकुलेट करी, फिर हमें टोटल एसेट्स भी पता लग गए और फिर हमें अदर एसेट्स भी कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले आप इस तरीके की कैलकुलेशन करिएगा, फिर आप जाके जो है वो रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपको तो कंप्लीट हो गया है।